हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हम क्लास 11 ज्योग्राफी की भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत पुस्तक के अगले चैप्टर के बारे में बात करेंगे और इस चैप्टर का नाम है वायुमंडल का संगठन एवं संरचना। देखिए, यहाँ से ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चैप्टर है। इस चैप्टर से आपको लगभग ज्योग्राफी का जो भी एग्जाम होता है उसमें क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे जीके का हो या सब्जेक्ट का हो, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को ही मिलेंगे। तो इस चैप्टर को बड़े ध्यान से पढ़ना है और अच्छे से इसको समझना है। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं वायुमंडल क्या है। देखिए, वायुमंडल पृथ्वी के चारों तरफ वायु के आवरण को हम क्या बोलते हैं? वायुमंडल कहते हैं। यह वायु का आवरण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल, कौन सा बल? गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से पृथ्वी के चारों ओर कंबल के रूप में चिपका हुआ है। तो कौन सा बल है जो वायुमंडल को अपने चारों ओर घेरे हुए है? गुरुत्वाकर्षण बल। पृथ्वी का एक महत्वपूर्ण अंग है। पृथ्वी पर जीवन का अंश ऐसी वायुमंडल की वजह से है, इसी वायुमंडल की वजह से है, संभव है। तो ध्यान दीजिए कि वायुमंडल यदि पृथ्वी पर नहीं होता तो हमारे पृथ्वी पर जीवन नहीं होता। जीवित रहने हेतु वायु सभी जीवों के लिए महत्वपूर्ण है। वायुमंडल का 99% भाग भूपृष्ठ से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक सीमित है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि वायुमंडल का सर्वाधिक भाग कितनी ऊंचाई तक है? तो भूमंडल हमारी जो पृथ्वी की ऊपरी परत है, भूपर्पटी, उससे 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायुमंडल का 99% भाग स्थित है। अब हम वायु के बारे में बात करते हैं। देखिए, विभिन्न गैसों के मिश्रण को हम वायु कहते हैं। वायु रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस है। वायु में विभिन्न आवश्यक गैसें कौन कौन सी होती हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम, ओजोन, हाइड्रोजन, मीथेन, क्रिप्टॉन, जिनोन आदि पाई जाती हैं। इन गैसों के अलावा वायुमंडल में जलवाष्प और धूल के कण भी होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, वायुमंडल में और क्या होते हैं? जलवाष्प भी होती है और धूल के कण होते हैं। तापमान तथा वायुदाब के अंतर्गत वायुमंडल को 5 परतों में बांटा जाता है। कितनी परतों में बांटा जाता है? 5 परतों में। सबसे पहली जो परत है वह है चोममंडल, दूसरी है आपका समताप मंडल, तीसरी है मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। तो पहली क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल में वायुमंडल को बांटा जाता है। चलिए, अब हम सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। वायु रंगहीन और गंधहीन गैस होती है। यह पवन की तरह बहती है, तभी हम इसे महसूस कर सकते हैं। अगला पॉइंट है, वायुमंडल का निर्माण गैसों, जलवाष्प और धूल के कणों से हुआ है। तो किससे हुआ है? गैस, जलवाष्प और धूल के कण। देखिए, ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है, इसको आप याद रखो। वायुमंडल का निर्माण किससे हुआ है? गैस, जलवाष्प और धूल के कणों से हुआ है। वायुमंडल की ऊपरी परतों में गैसों का अनुपात परिवर्तित होता है, जैसे कि 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा शून्य हो जाती है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ऑक्सीजन की मात्रा कहाँ पर जाकर शून्य हो जाती है? 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा शून्य हो जाती है। उसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प पृथ्वी से 90 किलोमीटर ऊंचाई तक ही पाए जाते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प कहाँ तक मिलते हैं? पृथ्वी से 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प मिलते हैं। अगला पॉइंट है, मौसम विज्ञान की दृष्टि से कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही महत्वपूर्ण गैस है, क्योंकि यह सौर विकिरण हेतु पारदर्शी है। कैसी है? सौर विकिरण हेतु पारदर्शी है, लेकिन पार्थिव विकिरण हेतु अपारदर्शी है। पार्थिव विकिरण हेतु अपारदर्शी है। यह सौर विकिरण के एक अंश को सोख लेती है और इसके कुछ भाग को पृथ्वी की सतह की ओर प्रतिबंधित कर देती है, और यह प्रभाव क्या कहलाता है? ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है। देखिए, सूर्य की किरणों का पृथ्वी पर आना, पृथ्वी से लौटकर वायुमंडल में जाना, वायुमंडल की जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये कुछ भाग को तो क्या कर लेती है? अवशोषित कर लेती है, और कुछ भाग को पृथ्वी पर लौटा लेती है, जिससे पृथ्वी के तापमान में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है, और इस प्रभाव को हम क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस प्रभाव। तो ग्रीन हाउस प्रभाव की मुख्य कारक गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस प्रभाव की मुख्य कारक गैस है। चलिए, अब हम बात करते हैं, पिछले कुछ दशकों में जीवाश्म ईंधन को जलाए जाने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड के आयतन में निरंतर वृद्धि हुई है, और इसने वायुमंडलीय तापमान को भी क्या कर दिया है? बढ़ा दिया है, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण, जिसे हम क्या बोलते हैं? ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? ग्लोबल वार्मिंग भी हम इसको कहते हैं, जिसके हानिकारक प्रभाव हमें दिखाई देते हैं। ओजोन वायुमंडल का दूसरा महत्वपूर्ण घटक है, जो कि पृथ्वी की सतह से 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य पाया जाता है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ओजोन जो गैस है वो कहाँ से कहाँ तक मिलती है?
पृथ्वी की सतह से 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य ओजोन गैस मिलती है। यह एक फिल्टर की तरह कार्य करती है। सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरण अल्ट्रावायलेट जो रेज होती हैं उनको अवशोषित कर पृथ्वी की सतह पर ये पहुंचने से रोकती हैं, क्योंकि पराबैंगनी किरणों द्वारा विभिन्न जीवों पर हानिकारक प्रभाव होते हैं। तो इसी तरह से ये फिल्टर की तरह क्या करती है, कार्य करती है। जल वाष्प, अब हम बात करते हैं जल वाष्प के बारे में। वायुमंडल में विद्यमान एक ऐसी परिवर्तनीय गैस है, जल वाष्प क्या है, एक परिवर्तनीय गैस है जो ऊंचाई के साथ साथ कम होती जाती है। गर्म तथा आर्द्र उष्ण कटिबंध में यह हवा के आयतन का 4% होती है, जबकि ध्रुवों जैसे ठंडे स्थानों में तथा रेगिस्तानों में शुष्क प्रदेशों में यह हवा के आयतन का 1% से भी कम होती है। तो जहाँ आर्द्र और उष्णकटिबंधीय प्रदेश होते हैं वहां पर जल वाष्प की मात्रा कितनी होती है, 4% होती है। ये इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। और जहां पर ध्रुवीय स्थितियां होती है, ठंडे स्थान होते हैं, रेगिस्तान होते हैं, वहां पर जल वाष्प की मात्रा कितनी होती है, 1% या उससे भी क्या होती है, कम होती है। तो ये आंकड़ा आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसलिए इसको आप याद रखो। विषुवत व्रत यानी कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जल वाष्प की मात्रा कम होती जाती है। सूर्य से निकलने वाले ताप के कुछ भाग को यह अवशोषित करती है, पृथ्वी से निकलने वाले ताप को संग्रहित करती है। इस तरह यह एक कंबल की तरह क्या करती है, काम करती है। तो पृथ्वी से जो ताप निकलता है उसको तो संग्रहित करती है, और सूर्य से निकलने वाले भाग का जो कुछ भाग होता है उसको क्या करती है, अवशोषित करती है। तो ये पृथ्वी के कंबल की तरह काम करती है और वायुमंडल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जल वाष्प। इसके साथ ही यह पृथ्वी को ना तो अधिक गर्म ना ही अधिक ठंडा होने देती है। जल वाष्प वायु को स्थिर और अस्थिर होने में भी क्या देती है, सहायता देती है। तो यहाँ पर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि किसकी सहायता से पृथ्वी ना तो गर्म होती है ना ही ठंडी होती है, जल वाष्प के कारण ना तो गर्म होती है ना ही ठंडी होती है। और यह जल वाष्प वायु को स्थिर और अस्थिर रखने में क्या देती है, सहायता देती है। अगला पॉइंट, वायुमंडल में छोटे छोटे ठोस कणों को भी रखने की क्षमता होती है। ये छोटे कण विविधता स्रोत जैसे धुएं की कालिमा, राख, पराग, धूल, समुद्री नमक, महीन मिट्टी और उल्काओं से टूटे हुए कण होते हैं। वायुमंडल के निचले भाग में धूल के कण मौजूद होते हैं, फिर भी संवहनीय वायु प्रवाह उन्हें बहुत ऊंचाई तक ले जाने में क्या होते हैं, सक्षम होते हैं। तो निचले भाग में वायुमंडल में क्या होते हैं, धूल के कण पाए जाते हैं। धूल के कणों का सर्वाधिक जमाव, यदि मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखें। धूल के कणों का सर्वाधिक जमाव उपोष्ण और शीतोष्ण प्रदेशों में सूखी हवा की वजह से होता है, जो विषुवतीय और ध्रुवीय प्रदेशों की तुलना में ज्यादा मात्रा में होती है। तो सर्वाधिक जो जमाव होता है धूल के कणों का वो कहाँ पर होता है, उपोष्ण और शीतोष्ण जो प्रदेश होते हैं वहां पर सबसे ज्यादा धूल के कणों का क्या होता है, जमाव होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, धूल व नमक के कण आर्द्रता ग्राही केंद्र की तरह कार्य करते हैं, जिनके चारों तरफ जल वाष्प संघनित होकर मेघों का निर्माण करते हैं। तो धूल और नमक के कण क्या है, आर्द्रता ग्राही केंद्र होते हैं। इनके चारों तरफ जल वाष्प आती है जो संघनित हो जाती है और मेघों का या बादलों का निर्माण करती है। वायुमंडल भिन्न भिन्न घनत्व और तापमान वाली अनेक परतों का बना है। पृथ्वी की सतह पर घनत्व ज्यादा होता है और ऊंचाई बढ़ने पर इनका घनत्व घटता चला जाता है। वायुमंडल का सबसे निचला जो स्तर है वह कौन सा है, क्षोभमंडल है। इसकी ऊंचाई सतह से लगभग 13 किलोमीटर, देखिए कितना दे रखा है, 13 किलोमीटर है। तथा ध्रुवों के निकट यह 8 किलोमीटर होती है और विषुवत व्रत पर यह 18 किलोमीटर ऊंचाई तो पाई जाती है। तो ध्रुवों से यह 8 किलोमीटर है और विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर, और इसकी औसत ऊंचाई जो है वो कितनी है, 13 किलोमीटर। क्षोभमंडल में मौसम संबंधी बदलाव आते हैं। इस मंडल में प्रत्येक 165 मीटर ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। देखिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा परीक्षा में पूछा गया है, इसको आप याद रखो कि 165 मीटर ऊंचाई पर जाने पर तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होती है, कमी आती है। अब हम बात करते हैं क्षोभ सीमा। क्षोभ मंडल और समताप मंडल को पृथक करने वाली जो भाग होता है उसे क्षोभ सीमा कहते हैं। विषुवत व्रत के ऊपर क्षोभ सीमा हवा का तापमान -80 डिग्री सेंटीग्रेड और ध्रुवों के ऊपर -45 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो विषुवत व्रत के ऊपर क्षोभ सीमा में हवा का तापमान कितना होता है, -80 डिग्री सेंटीग्रेड, और ध्रुवों के ऊपर कितना होता है, -45 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर हवाओं का तापमान होता है। समताप मंडल क्षोभ सीमा के ऊपर 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। कितना पाया जाता है, 50 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है।
समताप मंडल का एक आवश्यक लक्षण यह है कि इसमें ओजोन परत पाई जाती है। निचली सतह जो होती है उसकी ओजोन परत होती है और यह पराबैंगनी किरणों का अवशोषित कर पृथ्वी को ऊर्जा के तेज और हानिकारक तत्वों से क्या करती है, बचाती है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो मध्यमंडल है। समताप मंडल के ठीक ऊपर 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तारित होता है। कहाँ तक? 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक मध्यमंडल जो है वो विस्तारित होता है। इस स्तर में ऊंचाई के साथ साथ तापमान घटने लगता है। 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचकर यह -100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। कितना हो जाता है? -100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। अब हम बात करते हैं मध्य सीमा के बारे में। मध्य मंडल की ऊपरी परत को मध्य सीमा कहते हैं। आयन मंडल मध्य सीमा के ऊपर 80 से 400 किलोमीटर के मध्य स्थित है। इसमें विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं जिन्हें हम आयन कहते हैं, इसीलिए इसे आयन मंडलों के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी के द्वारा भेजी गई जो रेडियो तरंगें हैं वो इसी स्तर से पृथ्वी पर वापस लौट कर आती हैं। यहाँ पर ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि मध्य मंडल में आयन मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में क्या होती है? वृद्धि होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, परीक्षा की दृष्टि से इसको आप याद रखो। नेक्स्ट पॉइंट है बहिर्मंडल। यह वायुमंडल का सबसे ऊपरी स्तर होता है जो वायुमंडल के ऊपर स्थित है और इसीलिए इसको हम किसके नाम से जानते हैं? बहिर्मंडल के नाम से हम इसे जानते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हमने वायुमंडल वाला जो चैप्टर है उसको फास्टली रिवाइज किया। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और देखिए ये इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है कि यहाँ से आपको परीक्षाओं में लगभग क्वेश्चन देखने को ही मिलेंगे और ज्योग्राफी की जो परीक्षा है उसमें कई सारे प्रश्न यहाँ से देखने को मिलते हैं। सिंपल सा चैप्टर है, आसानी से इसको हमने रिवाइज किया है। और जो भी स्टूडेंट ज्योग्राफी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं वो ज्योग्राफी की अन्य क्लासेस को जरूर देखिए, चाहे वो एनसीईआरटी की हैं चाहे वो कोई सी भी क्लासेज हैं, उनको आप देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको परीक्षा में लाभ होगा। और अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिए और आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार, धन्यवाद।